हेलो। हाँ अब हुआ। आओ यहाँ। चलो शुरू हो जाओ। करें शुरू। बंद कर दो। रिलैक्स रखो ना। खाली बस पेन पेपर निकालना और कुछ नहीं करना। हम लोग कुछ बातें आपसे शेयर कर लेते हैं आज। उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। मैं सिंपल आपसे एक बात आपसे फिर से शेयर करता हूं, और जब तक आपके साथ मेरा क्लास रहेगा, पूरे 1 साल क्लास रहेगा। आज ये क्लास स्टार्ट जो हो रहा है एनसीईआरटी, सॉरी सॉरी, तीन चार भाई एक ही है, मधेपुरा से है। तीन चार जो है लड़का मधेपुरा से, चारों आ रहा है। ठीक है ना। बेचारा सबसे पहले वही यहाँ पे एडमिशन लेने आया था। वो घर चला गया है, तो वो आया आ गया है, आज सोए हुए है। आओ। नेक्स्ट है एनसीईआरटी बैच। कुछ बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ये क्लास स्टार्ट जो हो रहा है, ये आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 4 जून। और ये क्लास जब लास्ट होगा, तब इसका टाइम जो रहेगा आपका, वो रहेगा 4 जून 2026। आपका लास्ट क्लास चलेगा। पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में आएगा, सर भला 1 साल को एनसीईआरटी पढ़ता है क्या? एनसीईआरटी तो 6 महीना का कोर्स है, 3 महीना का कोर्स है। दिमाग में यही चीज जाता है, इससे ज्यादा तो है 1 साल तो है नहीं। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, एनसीईआरटी की तरफ बोलना आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी को गहराई से अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो 70% सक्सेस के चांस कंफर्म हो गया आपका। लेकिन कोई इतना थोड़ी समझता, किसी को मन थोड़ी लगता। सबको आते ही एक ही चीज दिखता है, पहले पता करो सबसे कम फीस कहां है, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा, पता करो कहां भीड़ है। और तीसरा, पता करो जहां दर्द नहीं हो। पढ़ने के लिए जहां एक आध है कि नहीं, ऐसे मोड़ के जो कॉलेज में जाते हैं वो बरकरार है। यहां इसे मोड़ के नहीं आने का है। यहां आपको ये किताब डेली लेकर आना है, ये एनसीईआरटी का जो अपने संस्था का है। इसके साथ एक पेपर, सॉरी एक कॉपी लेकर आना, लेकिन वो ब्लैंक पेपर रहे। ध्यान रखना, वो बिल्कुल क्या रहे, ब्लैंक रहे, लाइन वाला नहीं, कभी भी नहीं। वो आपको डेली लेके आना होगा क्लास में, पर डे। बात समझ में आ रहा है? अब रहा कि सुजी सर इतना लंबा टाइम जो लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नुकसान पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा नुकसान, कभी नहीं नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि इसमें इतनी सारी प्रोसेस है कि आपको आसानी से सक्सेस के मार्ग तक ले जाकर पहुंचा देगा। इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी लाने का मेरा जो मकसद है, मात्र 3 मकसद है, बस 3। पहला क्या, कौन कौन से मकसद पे आपका काम हो रहा है सर, जरा हम भी जान जाएं, क्योंकि जुड़ने से पहले हमें भी तो पता हो जाए कि आपका क्या मकसद है। पहला मकसद है कि कॉन्सेप्चुअल हर एक पार्ट का, हर एक विषय का, हर एक टॉपिक जो है आपका क्लियर करवा दूं। कॉन्सेप्ट वाइज, फैक्ट वाइज नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज हर चीज का। इसका मतलब है कहां हुआ ये नहीं, असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुआ ये नहीं, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ वो मेरे को बताइए।
1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई उससे नहीं मतलब है, 1857 की क्रांति का पृष्ठभूमि कैसे बना गया, कैसे शुरू हुआ, मुझे यह समझाइए। पैसा इसके लिए दिया हूं आपको। वन लेटर वन लाइनर वाला लिखाने का ड्रामा मत कीजिए, मैं खुद ही कहता हूं। मुझे कॉन्सेप्ट समझाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में लिया था वन लाइनर पेज भरने के लिए, कॉपी नहीं कि आप लिखाते जाओ, कॉपी भरते जाए और आपका ब्रांड वहां पे लग जाए। इनक्रेडिबल जीएस का ब्रांड इस पे लगा के क्या होगा सर? ब्रांड अगर लगाना है ना तो दिल पे लगवाइए, ताकि दिल से हम कह सके कि आज जो भी मैं कुछ हूं वो सुनामी गुरु की वजह से हूं। और इसके लिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो क्या है? कॉन्सेप्चुअल। जो एकदम स्पष्ट आपसे बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर मैं ये पढ़ाऊंगा, अगर कोई नया बच्चा 2-3 क्लास फ्री में क्लास करेगा, अगर उसको समझ में आएगा पहले चल जाएगा, उसका पैसा यहां नहीं डूबेगा। पहले उसको समझ, 2 क्लास में समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा ये है नहीं, मुझे वन लाइनर चाहिए, चल जाओ दूसरी जगह। क्यों पैसा यहां बर्बाद करोगे मेरे पास देख के? है ना रिया? गलत बोल रहे हैं? पहला कंसेप्चुअल। दूसरा आपका क्या है? दूसरा मेरा है आंसर राइटिंग। इस पे मेरा खतरनाक वाला रहेगा, आप पे ध्यान, इसमें सबसे खतरनाक मेरा ध्यान रहेगा। इससे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। और ये अगर करके आप नहीं लाइएगा तो क्लास भी मत आइएगा। और हमारी कोशिश होगी और आपकी भी कोशिश होगी, हम दोनों की कोशिश होगी कि एनसीईआरटी खत्म होते होते जो है आंसर राइटिंग में आप इतने मजबूत हो जाइए कि कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका क्या इंट्रोडक्शन होता है, क्या बॉडी पार्ट होता है और क्या कंक्लूजन होता है, 2 मिनट में आर पार करके दिखा दीजिए सामने वाले को। ये फाउंडेशन में सीख लीजिए, एडवांस में आंसर राइटिंग सीखने का वक्त ही मत दीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तीसरा जो मेरा टारगेट है शुरू करने का, एकदम ऑनेस्टी, जीडी, जिसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। इधर देखो गुड़िया, ग्रुप डिस्कशन, यही 3 मेरा टारगेट है। बस इसी के लिए मैं आपको अपने सानिध्य बैठाया हूं और किसी के लिए आपको यहां नहीं बैठाया हूं। इसके सिवा अगर आपको लगता होगा कि मैं फोन नंबर दूंगा, आपको लगता होगा ठंडा ठंडा पानी पिलाऊंगा, आपको लगता होगा कि एसी लगवा के आपको दूंगा, नहीं, कुछ नहीं। यहां बस एक ही चीज है, सादा जीवन उच्च विचार। यहां एकदम नॉर्मल स्थिति में रहना होगा आपको, लेकिन थिंकिंग हमेशा हाई रखना होगा। यह है। अब जीडी का मतलब क्या सुजीत सर? कोई भी टॉपिक दे दूं, आप यहां सामने आराम से आए जैसे मैं आता हूं और आराम से 2 मिनट उसमें बोलने लायक बन जाए। पहला आपका डर खत्म हो, पहला डर खत्म हो। यहां आना ही अपने आप में एक कला है। क्या गुड़िया? यहां आके खड़ा होना ही अपने आप में कला है और बोलना उससे भी बड़ा कला है। और तीसरा एकदम टू दी पॉइंट बोलना सबसे बड़ा कला है। और ये तीनों मुझे सिखाना है जीडी में आपको। आपको कुछ नहीं आता, आप गाना ही गाइए, लेकिन यहां आइए। और ये वीक में एक दिन होगा, वो डिसाइड मैं करूंगा कौन सा दिन होगा, लेकिन एक दिन आपको जीडी करना होगा। वीक में एक दिन रहेगा। ये शुरुआती दौर है, तो शुरुआती दौर में हम कोशिश इसमें करेंगे कि 2 दिन जीडी करवाएं, एक वीक का फर्स्ट डे और एक लास्ट डे, 2 दिन कम से कम जीडी होना चाहिए। अब इस तीनों से फायदा क्या होगा हम लोग का, आप ये बताइए। इस तीनों से हमारा क्या फायदा होगा? पहला बार अगर कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाएंगे तो इससे पीटी आपका क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्चुअल पढ़ाएंगे इससे मेंस लिखना आ जाएगा आपको, और आंसर राइटिंग करवाएंगे इससे मेंस आपका क्लियर हो जाएगा। पकड़ो पॉइंट को। जीडी करवाएंगे तो आपका इंटरव्यू धरती पे कोई नहीं काटेगा। एक बात और बता दे तो, छोटी मुंह बड़ी बात, दिल की बात।
यहां जितने भी टॉपर का तस्वीर देख रहे हैं, यहां से शुरू कीजिए उस दीवार से लेके यहां तक, जितने भी टॉपर हैं बैठे हुए, किसी का नंबर 85 से कम नहीं आता अपनी संस्था में। ये भगवान का कृपा है, मेरा कुछ नहीं है क्रेडिट। इस दरबार में आने के बाद एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका 85 से कम आता है। 4 लड़का अभी तक है, 4 लड़का में एक नरेंद्र है जिसका 97 आया हुआ है इंटरव्यू में। इससे कम नहीं आता किसी का भी, किसी का कम नहीं आ सकता है, इतनी मेहनत की जाती है। क्लियर है ना ये जीडी। और एक बार जो यहां जीडी, यहां इंटरव्यू दे दिया, दूसरा कहीं जाता भी नहीं है, कहीं नहीं जाता, हम ही ढकेलते हैं, हम गुड़िया ढकेल देते, बोलते जाओ ना एक बार वहां भी देख लो ना। उसी अरे सुजी सर कुछ नहीं वहां होता, टाइम पास है, बस कैमरा का कमाल है, फोटो का कमाल है, साइन करवाने का, बाकी कुछ नहीं है। 10 मिनट में अंदर जा, 10 मिनट बाहर निकाल देता। आप जो करते हो कोई नहीं करता, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं। 62वां से इंटरव्यू शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है कंटिन्यू। कोई नहीं कह सकता कि हमसे 100 रुपया भी सुजी सर लिए हों, कोई बोल के देखे तो। इतने सारे अधिकारी बने, ये सब भगवान का कृपा, मेरा कुछ नहीं, बस हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। यहां से ये खड़े कर, क्या करें, आपका यहां चौपट करवा दें, यहां चौपट करवा दें और इंटरव्यू में लेके फोटो लेके लगवा दें, और आप मेरे पास आओ तो पता चला फिर ये दोनों साफ हो गया। मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, अगर वो पीटी पढ़ा है तो इंटरव्यू तक मेरे साथ रहेगा। अपना जितना भी तस्वीर है यहां चिपका हुआ, एक आध तस्वीर को छोड़ दीजिए, बाकी कोई संस्था में तस्वीर नहीं दिखेगा। दिखला के दिखाइए तो मेरे को, जाइए जिस संस्था में जाना पटना में, कहेगा तो कि सर ये लड़का का फोटो कहीं और देखा जाए, बताइएगा तो हमको। कभी नहीं, अपना बच्चा कहीं नहीं जाता, किसी हालत में नहीं जाएगा। अलग बात है तुम तस्वीर चिपका दो ले जाकर गलत तरीके से, वो अलग चीज है। हम लोग का भी यही होता, जितने बच्चे का हम सिलेक्शन करवाएंगे बस उसी का फोटो, एक भी एक्स्ट्रा नहीं। तो यही टारगेट पे हम लोग एनसीईआरटी बैच को शुरू करने वाले हैं। और जब श्री गणेश हो ही गया है तो ईमानदारी आप जरूर रखिएगा, इतनी जरूर रहम कीजिएगा अपने मां बाप पे, मेरे ऊपर नहीं, अपने मां बाप के ऊपर में, कि अब्सेंट जब तक है जान, 1 साल में 1 दिन भी ना हो, हद तक प्रयास कीजिएगा, छूट ना पाए। ये नहीं कि आ जाए मन किया आने का, लेट हो गया, सोए रह गए ना, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कि सुजीत सर अक्सर जब पटना के किसी संस्था में मैं जाता हूं तो वहां पे जो होता है एनसीईआरटी के नाम पे बेकू बनाया जाता, ये सबसे बड़ा प्रेम चलता पटना में। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बस हकीकत आपको समझा देता हूं। एनसीईआरटी के नाम से पैसा ले लिया जाएगा और आपको जितना चाहिए आपके सफलता के लिए उतना आपको मिलेगा भी नहीं, जिंदगी में नहीं मिलेगा। यह चीज जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात क्या कि जब आप पढ़ा रहे हैं, यही अपना संस्था ही है, हम लोग का संस्था है जो एकदम प्योर एनसीईआरटी चलाता है। आप कहीं भी कोई भी टॉपिक आप पढ़िएगा ना तो आप मेरे से पूछिएगा कि एनसीईआरटी में है या नहीं, जरा बताइएगा, आइएगा मेरे सामने लेकर, किसी भी टॉपिक का, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी का हो, या कोई भी हो, आप कहीं भी देखिएगा टोटल एनसीईआरटी का प्योर दिखेगा। आपको नहीं दिखेगा तो आइएगा ऑफिस में मेरे से मिलने। पूरा 1 साल आपका चलेगा, 365 दिन क्लास चलेगा, इसमें मुश्किल से 30 दिन छुट्टी होगा, एक दिन 1 महीना लग ही जाता। दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली, होली, इसके सिवा छुट्टी नहीं मिलेगा। पहले आप सुन लीजिए कान खोल के, आपने ये तो उसका अलग बात है, और इसका प्रमाण जो देगा वो ये देगा, अटेंडेंस। ये कान खोल के सुन लीजिए। क्लियर है। अब तीसरी बात रहा कि सारा सब्जेक्ट आप ही पढ़ाइएगा, नहीं, सारा सब्जेक्ट जो होगा वो अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। मैं जो आपके साथ रहूंगा सिर्फ हिस्ट्री में रहूंगा, हिस्ट्री मैं लूंगा एक, और जीडी मैं लूंगा, वो दूसरा कोई टीचर नहीं लेगा। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन जो मैं लूंगा वो मैं लूंगा, ये दोनों मैं लूंगा। बाकी सब जो है
अलग अलग टीचर, इधर देखिए वहां ऑनलाइन चल रहा है। अब रहा कि जो आप टीचर आप ला रहे हैं, तो होगा ना, कई बार आपकी वीडियो देखता हूं या देखती हूं तो उसमें लगता है सिर्फ आप ही हमेशा आते हैं, चैनल मेरा है, लोग मेरे हैं, तो मैं दूसरे टीचर को कहां से उतार दूं, और उनको कोई देखेगा भी नहीं। आपके घर में आप ही को नहीं देखेगा, हमको कोई देखेगा। ठीक है, आ गए हैं तो जो भी हो स्वागत कर दियो, वो अलग चीज है, लेकिन इंतजार किसका रहेगा, मेरा रहेगा। तो टीचर में यहां पे देखिएगा जो सब्जेक्ट होगा उसके अलग अलग टीचर होंगे। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहला साइंस पेपर, दूसरा ज्योग्राफी। एक चीज ध्यान रखिएगा, साइंस में तीनों पोर्शन है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ज्योग्राफी में आपका क्या रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों इंक्लूड रहेगा, याद रखिएगा, क्लियर है ना। तीसरा पॉलिटी, चौथा इकोनॉमिक्स, और पांचवा हिस्ट्री। इतने पेपर को आपको क्लियर मुझे करवाना है एक साल में, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी क्लियर। लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा मेरे साथ साथ, जितने भी टीचर रहेंगे उनके साथ साथ, क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, साइंस में आपके पास में आएंगे राजीव सर, ज्योग्राफी में आएंगे प्रमोद सर या फिर रोशन सर, पॉलिटी में आएंगे सुमित सर या फिर प्रमोद सर, इकोनॉमी में सज्जन सर, इनको उतारेंगे, और हिस्ट्री में मैं खुद रहूंगा आपके साथ में, सुजीत सर। ये सारे टीचर आएंगे। अब रहा कि मैं चाहूं तो सबको एक साथ बुला के आपको दृश्य दिखा सकता हूं, आप देख लोगे सामने, आप भी खुश हो जाओगे, मेरा भी मस्त एकदम लगेगा, वाह सब टीचर आ गए। लेकिन हमारे साथ समस्या यह है कि सब टीचर जो है व्यस्त हैं, एक भी फ्री नहीं बैठे हुए हैं यहां पे, और जो भी टीचर रहेंगे वो लाजवाब रहेंगे आपके पास में, किसी भी तरीके का कोई भी शिकायत नहीं। हाँ, नहीं पढ़िएगा तो सब टीचर आपको घुसाएंगे, वो प्यार वार वाला यहां कहानी नहीं चलने वाला कि आराम से आप पढ़ना पढ़िए, नहीं पढ़ना सोइए, नहीं, यहां वो सब नहीं होने वाला, पहले सुन लीजिए। अब यहां पे जितने भी टीचर हैं, जिस दिन जिनका क्लास लगते जाएगा उस दिन वो सारे टीचर आके आपके पास में क्लास ले लेंगे, एक एक क्लास। मैं सबका इंट्रोडक्शन क्लास जो है आपको यूट्यूब पे ले जाकर रख दूंगा, टोटल टीचर का, सबका अलग अलग, चाहे वो साइंस का टीचर का हो, सबका पहला जो रहेगा कैसे वो पढ़ाएंगे, कैसे उनका सिलेबस रहेगा, पढ़ाई का स्टाइल का, एक टॉपिक का डिस्कशन करवा दूंगा आपको, क्लियर है। लेकिन बात रहा ये तो करवा दोगे, तो वीक में कितने सब्जेक्ट का क्लास होगा ये भी तो बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि एक वीक का क्लास होगा, उसमें कितने सब्जेक्ट का क्लास आप करवाएगा, उसमें 3 सब्जेक्ट का क्लास होगा एक वीक में। यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को? आओ आगे चलते हैं। वीक में 3 क्लास रहेगा, एक पहला तो जो रहेगा वो आपका हिस्ट्री रहेगा, दूसरा जो रहेगा साइंस रहेगा, तीसरा जो रहेगा पॉलिटी या ज्योग्राफी। अभी तय नहीं कर सकते हैं आपको, यानी कि 2 दिन हम हिस्ट्री के साथ में मुलाकात आपसे करेंगे, जैसे 2 दिन समाप्त हो जाएगा उसके बाद 2 दिन साइंस के साथ
हमारा रिलेशन रहेगा। और आगे चल के फिर 2 दिन जो है ये पॉलिटी का रहेगा। टोटल 6 दिन। एक दिन जो है वो आराम का दिन रहेगा, लेकिन आराम हराम है। याद रखिएगा ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, आराम हराम है। लास्ट दिन जो हम करेंगे यानी संडे का दिन जो रहेगा उसमें कम से कम 6 घंटे का, 2 4 6 2 घंटे का यहां संडे जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, रिवीजन क्लास रहेगा, जो ऑनेस्टी के साथ में आप अपने घर में करेंगे। मुझे उम्मीद है आप नहीं करेंगे, मुझे आप पे भरोसा है। हंसती है। रिवीजन क्लास रहेगा जो आप अपने घर में जितने वीक में पढ़ चुके हैं, जो भी टीचर जितना पढ़ा चुके हैं उसको आप रिवीजन मार के आइएगा, अगर प्रथम प्रयास में पास करना है तो। 2 3 साल 4 साल कोई पंचवर्षीय योजना वाले आए हैं यहाँ पे कि सर 6 साल के बाद पास करके जाने का इच्छा है? हाथ उठा सकते हैं आगे से लेकर पीछे तक। आपका क्या नाम हुआ, केप लगाए हुए हैं? हाँ मुकेश, मुकेश जी लखीसराय से ना आप? सासाराम से? अच्छा हाँ। कोई है मुकेश जी आए हैं 6 साल के लिए? पहले बेचारा डर के बोलता ना ना सर ऐसा हरकत मत कीजिए कीजिए, है कि नहीं? ग्रेजुएशन कंप्लीट और उसी साल रैंक मारो। यहां जितने भी बच्चे बैठे हुए यही हैं, जिस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट सुजीत सर, रिजल्ट हाथ में मिलना और वो उधर डेट बचा रहना फॉर्म का, उसी साल फोड़ना है बीपीएससी को। जिसको जो उखाड़ना कर ले, प्रथम प्रयास में ना निकले तो बेकार है पढ़ना। क्लियर? ये आपका रहेगा क्लास। नेक्स्ट, थोड़ा सा सब कुछ आपके आंखों के सामने आ जाए ना, इससे क्या होगा ना, आसान हो जाएगा आपके लिए। अब जो रहा कि सुजीत सर ये सब बातें बता दी, अब टेस्ट का क्या फंडा है, असली चीज वही ना बताइए, उसी के लिए तो आपसे जुड़ते हैं हम, जो कहीं नहीं वो यहां। टेस्ट का क्या फंडा है, कैसे करके टेस्ट आप लीजिएगा, ये भी अगर क्लियर कर दीजिए तो आसान हो जाता समझना आपके साथ। सबसे पहले टेस्ट जो आपको लेंगे हम, है ना, वो टेस्ट आपका होगा 3 रूप में। एक टेस्ट जो होगा वो पीटी के फॉर्म में होगा, एक टेस्ट जो होगा वो मेंस के फॉर्म में होगा, और एक टेस्ट जो होगा वो इंटरव्यू के फॉर्म में होगा। क्या ये तीनों टेस्ट चलेगा आपके क्लास में? ये तीनों रहेगा। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, PYQ यानी कि PYQ जो रहेगा क्वेश्चन वो तो रहेगा ही रहेगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन रहते हैं, ये आपका रहेगा डेली। टॉपिक खत्म होता जाएगा, क्वेश्चन आपके पास में रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहां से निकलेंगे तो मेंस का आपको डेली 3 क्वेश्चन रहेगा पर डे, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको लिख के लाना ही पड़ेगा। 3 क्वेश्चन रहेगा पर डे, उस हिसाब से अगर करेंगे तो 365 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1000 क्वेश्चन पहुंचेगा, तब हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, नहीं तो फ्लॉप कर जाएंगे हम। और जब हम ही फ्लॉप कर जाएंगे तो आप क्या बोलिएगा जमाने को। 3 क्वेश्चन पर डे, 2 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन। समय जब बदलता चला जाएगा तो 1 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन। आफ्टर 6 मंथ के बाद ये प्रोसेस जो चलेगा वो लॉन्ग और शॉर्ट, 2 क्वेश्चन लॉन्ग 1 क्वेश्चन शॉर्ट। 6 मंथ के बाद ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद ये उल्टा हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा और यहां 2 हो जाएगा। सुजीत सर सारा डेमो क्लास में जितने भी पटना के इंस्टीट्यूट है बड़े से बड़े, सब इधर उधर की बात करता है, इसकी बात कोई नहीं करता। आप कभी खोल के देख लीजिए, जिस चैनल पे जहां खोलना खोल के देख लीजिए, क्योंकि ये वो सच्चाई है ना जिससे वो फंस जाएगा, बदनाम हो जाएगा। उसके बाद ये अगर बता रहा है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि इसको समय पे खत्म करना, और अगर ये नहीं किया ये काम तो समझिए कि आगे आने वाला टाइम में लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और ये काम हम करते हैं। इतना कोई खुल के बोल के दिखा दे तो कोचिंग वाला,
और जो हम बोल दिए हैं रिकॉर्ड करके अपने पास रख लीजिएगा, ये चला जाएगा यूट्यूब पे। और ऐसे नई प्रोसेस काम करेगा तो आके मिल लीजिएगा मेरे से, ऐसे ही प्रोसेस चलेगा ये। अब रहा मेंस। इंटरव्यू में क्या है? मौखिक क्वेश्चन। मौखिक क्वेश्चन इन द सेंस, मान लीजिए कि अगर मैं आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ा दिया, हो गया ना? जो कल पढ़ाया, परसों पढ़ाया, उसको आज जो है आते ही क्लास में, प्रीति खड़ा हो। ऐसे मजाक कर रहे हैं भाई, बैठो ना। खड़ा होने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ बताओ, औद्योगिक शहर कहां था हड़प्पा सभ्यता में? कौन सा शहर था? अब अगर नहीं बताए तो क्लास में खड़ा रहो, पूरा क्लास खड़ा रहो। वैदिक सभ्यता चलता रहेगा, तुम खड़े रहो, साइड में जाके कोने में खड़ा हो जाए या पीछे खड़ा हो जाए जाके। हाँ सनी, खड़ा हो। युग्मित समाधान कहां मिला है? सर नहीं पता, जाओ पीछे खड़ा हो जाओ। ये हुआ मौखिक क्वेश्चन, बात समझे? ये हुआ इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन, जहां से एट ए टाइम आपसे पूछे और तुरंत बता दिए। कोई सिचुएशन टाइप का क्वेश्चन दे दिए, उस सिचुएशन टाइप के क्वेश्चन को आप बता सकें। ये तीनों आपके साथ में चलेगा, इस तीनों से आपको गुजरना पड़ेगा, इसलिए हो जाइए तैयार। अगर जिस साल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसी साल आपका रिजल्ट निकल जाएगा। आपको ज्यादा पटना में इंतजार करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर इस प्रोसेस से मेरे साथ चलिएगा तो। मन समर्पण, तन समर्पण और ये जीवन समर्पण आप कर दीजिए मेरे को, आपको मैं रिजल्ट दे दूंगा। जहां दुनिया की बातों में चल जाइएगा तो बर्बादी का वो मंजर दिखेगा जो आपको दिखेगा भी नहीं। इतना जल्दी आए तो इतना जल्दी बर्बाद हो गए। कोई दिक्कत, कोई इशू, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, आगे बढ़े अगर इजाजत हो तो। सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान। अब नेक्स्ट हमारा रहा कि सुजीत सर ये सब बातें तो हो गई, अच्छी बात है, थोड़ा मन को शांति भी मिली। अब रहा कि जो टीचर आएंगे उनका पढ़ाने का स्टाइल कैसा होगा। कुछ टीचर ऐसे आएंगे जो नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ टीचर ऐसे आएंगे जो क्या करेंगे, लिखाएंगे भी, कुछ नोट्स भी देंगे, और कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट जो अपडेट होगा वो लिखाते भी चलेंगे, यानी कि हम उसमें भी लिखते चलेंगे। क्लियर हुआ? जो भी टीचर आएंगे यहां पे, जो भी, सबसे पहला क्लास उनका ये होगा, अपने बारे में बताएंगे वो। अपने बारे में बताने के बाद वो तुरंत आयोग का सिलेबस बताएंगे, और हमारा सिलेबस फाउंडेशन वाला सिलेबस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी फाउंडेशन का सिलेबस कभी कहीं पे डिस्प्ले किया ही नहीं है। कोई भी ऐसा बताइए इंस्टीट्यूट, आप मेरे से लिख के लेके जाइए, कहिएगा सही बात बोले सुजीत सर, जिसने बताया हो कि हम जो आज क्लास ज्योग्राफी का चला रहे हैं इसका सिलेबस ये है, बताइए तो मेरे से। कभी जो बता दे आपको, बता कुछ फंसेगा क्या? मरना उसको है। सिलेबस जहां डिस्प्ले कर दिया तो दुनिया को सच्चाई समझ में आ जाएगा, क्या पढ़ाता क्या छोड़ता है। और अगर सब बता दिया तो सब उसको पढ़ाना होगा, और सब पढ़ाना होगा तो एक लंबा टाइम लगेगा, और लंबा टाइम लगेगा तो वहां तो डायरेक्टर ही बोलता है इतना क्लास में कंप्लीट करना। अगर वो सब कुछ पढ़ाने लग जाएगा तो बिक जाएगा वो। कहिएगा सुई से इतना भी खुल के मत बोलिए, मामला गड़बड़ा जाएगा, माहौल। हकीकत है ये। और यहां आपके सामने यही रहिएगा, यहां हर टीचर आएंगे, बस एक ही बात आपके सामने बोल दिया जाएगा, मुंह पे बोलेंगे कि सर बच्चा का तब तक क्लास लीजिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, हर एक टॉपिक का। 20 क्लास है, 20 क्लास है, 45 क्लास लीजिए, मेरे को कोई टेंशन है, बच्चे के पास भरपूर समय है, लेकिन उस टॉपिक में उसको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो कब्र में भी सोया रहे ना तो उस टॉपिक का हर एक पार्ट जो उसके दिमाग में घूमता रहना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं टीचर को। ये नहीं कि जल्दबाजी करने के, यहां जल्दबाजी का कोई जगह नहीं है। जो टॉपिक 3 दिन में खत्म हो रहा, 7 दिन में खत्म कीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर समय मेरे बच्चे के पास में। फाउंडेशन पढ़ने आया, एडवांस और टारगेट पढ़ने नहीं आया कि आप खत्म किए और निकल गए यहां से, और मेरा बच्चा को 0 सन्नाटा आया, वो बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। अगर आप मॉनसून पढ़ा रहे हैं तो अगर हम क्लास में एंट्री कर लिए तो बच्चा, एक एक बच्चा यहां से लेकर वहां तक, लास्ट शनि तक, हर बच्चा मॉनसून के बारे में बता सके, हर एक बच्चा। आप पढ़ लिए जीडीपी, बैंक रेट, रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर, हर एक बच्चा बताना चाहिए, तब आप इकोनॉमी पढ़ाइए।
अगर हर एक बच्चे को नहीं समझा सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं पढ़ाने का, निकल जाइए, दूसरा आएगा पढ़ाने के लिए। फ्री में कोई थोड़ी हमारे यहां पढ़ाता है। सही प्रोसेस, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, हर एक बातें समझ में आनी चाहिए, हर एक बच्चा को फाउंडेशन में लेकर चलना है, किसी को नहीं छोड़ना है। हाँ, अब कोई खुद ही गिरने के लिए तैयार हो, आना ही नहीं है जबरदस्ती, तो मारेंगे थोड़ी, मैं मारेंगे, बस फोन उठाएंगे, बाबूजी को बता देंगे आपका बेटा जो है इस वीक में 4 दिन एब्सेंट रहा, आप ही किताब हिसाब किताब लगा लीजिए कहां था, ज्यादा बेटर होगा। हम क्यों अपना खून जलाएं, आपकी औलाद है, आप समझ लो। और गलती से अगर बोल दिए बाबूजी, हाँ मास्टर साहब क्या बात करते हैं, पकड़ कर लतिया दीजिए, तब बाकी आप अपना सोच लीजिएगा कि अगला बार अगर एब्सेंट होइएगा तो क्या होगा, क्योंकि मेरा ऑर्डर नहीं है, आपके बाबूजी का ऑर्डर है। ऐसा मुझे उम्मीद है कि आपके बाबूजी ऐसा बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है इसको मत बोलो, बोलेंगे एक बार मारने के लिए 3 बार मारेगा, बोलेगा आप ही ने बोले थे मारने के लिए, है कि नहीं। खैर ये तो मजाक की बातें थी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो भी टीचर आएंगे वो घड़ी मत देखिए, हमको देखिए, सबसे पहले सिलेबस बताएंगे, तो हम लोग चले सिलेबस की ओर, भागे। आइए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, इतिहास है, इतिहास है। अगर इतिहास की बात कर दिए, सब लोग इतिहास पढ़े होंगे, कोई नहीं बताएगा, आप बताइए इतिहास कहते किसे हैं, क्या नाम हुआ, बैठे बैठे आराम से, कितना, राम बालक, राम बालक जी, कहां, कौन सा जिला हुआ घर, अच्छा मधेपुरा, बताइए इतिहास कहते किसे हैं, आराम से बैठिए, कितना खड़ा होइएगा, उसी को इतिहास कहते हैं। तब तो बीता हुआ बात कल जो है, आप कहीं पे कुछ गलत काम किए होंगे तो इतिहास बन गया, अब हम लोग पढ़ेंगे उसको, पढ़ाई के लैंग्वेज में ना पूछे इतिहास आपको, तो आपका तो डिफिनेशन गलत हो गया। बैठ जाइए, पीछे उनको हटाइए, बीच वाले को उठाइए। हाँ, क्या नाम हुआ, नीतीश जी, मनीष जी, कहां से मनीष जी, रोहतास से, बताइए मनीष जी इतिहास। रोहतास वाले तो सब पढ़े लिखे होते हैं, बाकी जिला वाला का बेइज्जती कर रहे हैं क्या बैठक नहीं, सब जिले पढ़े लिखे, हाँ बताइए, डरिए नहीं, पहले आराम से खड़ा होइए, ऐसे लग रहा है, हाँ कुछ बोलिए, गलत भी बोलिए, सीखिए तो बोलने के लिए, इसीलिए तो आए हैं, नहीं आता तभी तो आए मेरे पास, कुछ भी बोलिए, जैसे कितना बढ़िया ही बताए राम बालक जी कि सर कोई भी बात घटना घट गई तो इतिहास हो गई, बड़ा बढ़िया। आप बोल दीजिए कि हमारे पीछे का कोई घटना था सर, वो खत्म हो गया तो इतिहास बन गया, हो गया। बैठिए, पीछे खड़ा होइए, बोलिए, हाँ बैठे बैठे बोलिए, कितना खड़ा होइएगा, जल्दी बोलिए भाई, अरे बताओ गुड़िया, लमसम सही है, बताओ प्रियंका, वेरी गुड, बताओ सीमा, बोलो रिया, आपका क्या नाम हुआ बाबू, हाँ नीतीश जी, नालंदा से, सिवान से, वाह, देखो तो, बताइए नीतीश जी, बैठ के खड़ा कितना हो, हाँ हाँ बिल्कुल। अब आपको बताते हैं, सिलेबस तो दूर की बात, पहले तो पता हो जाए सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इतिहास का मतलब होता है कि हर वो घटना जो आज चल रहा है कल इतिहास बन जाएगा, एक लाइन में अगर बोले तो, हर वो घटना, कोई भी घटना हो सकता है, चाहे वो सामाजिक घटना हो, है ना, चाहे वो कोई भी घटना हो, आर्थिक घटना हो, राजनीतिक घटना हो, धार्मिक घटना हो, जो आज चल रहा है कल वो इतिहास बन जाएगा। तो क्या इसको डिफिनेशन बता सकते हैं, इसी को इतिहास कहते हैं, नहीं। यहां जो हम बता रहे हैं आपको, किसमें, सब्जेक्ट में इतिहास का डिफिनेशन पूछ रहे हैं, विषय में इतिहास का डिफिनेशन पूछ रहे हैं, तो ऐसे में आपको जवाब देना होगा बीती हुई घटना को, ध्यान से सुनिएगा, एकदम परफेक्ट आंसर होगा,
बीती हुई घटना को समन्वय तरीके से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अब देखिए परफेक्ट लाइन बैठ गया जाकर। अब हमने अध्ययन करने की बात कर दिया, यानी कि दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हर वो घटना इतिहास नहीं है, हर वो घटना इतिहास है जिसको हम पढ़ते हैं। हो गया, प्रूफ हो गया, एक लाइन में बस सब तो घूम गया। यानी कि जो बीती हुई घटना है, स्टेप बाय स्टेप उसका हम जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहलाते हैं? इतिहास कहलाते हैं। सबसे पहले जो हुआ वो क्या हुआ? प्राचीन काल। प्राचीन काल जब समाप्त हुआ तब क्या आया? मध्यकालीन काल आया। मध्यकालीन काल एक टाइम के बाद जब समाप्त हुआ तब क्या आ गया? आधुनिक काल आ गया। कोई दिक्कत? आ जाइए, बैठिए, आइए, तेजी से आते जाइए। आराम से घर में सोते रहते हैं ना, आइए, तीनों तीनों का क्लास लगा, बैठ जाइए, उसी रो में बैठ जाइए, बैठिए, आइए, जिसको जहां जगह मिलता बैठते जाइए। बैठ जाइए। सोए रह गए थे क्या? हम जानते हैं बहुत सारी समस्याएं आपके साथ। चलिए आगे आइए। नई भी समस्या तो अब बोल के समस्या ला दीजिएगा। चलिए, इसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। पहले तो यहां से शुरू हो। अब आपको समझ में आ गया कि जो भी घटनाएं हैं वो क्या है? उनका हम अध्ययन जिसका करते हैं वो क्या है? इतिहास है। आपके घर में कोई ऐसी घटनाएं घट गई, आपके समाज में कोई ऐसी घटनाएं घट गई, आपके नानी घर में कोई घटनाएं घट गई, क्या गलत बोल रहे हैं? क्या वो इतिहास कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा तब जब उसका हम अध्ययन करेंगे। यहां अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विसेज में जिसका हम अध्ययन कर सकें वो सारी घटनाएं जो हैं वो क्या है? इतिहास है। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब इस इतिहास को अगर देखें तो इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया गया। जरा गौर से देखना। पहला पार्ट जो है वो क्या है? प्राचीन काल। क्लियर है? लिखना किसी को नहीं, बस ध्यान से सुनते जाना। पहला प्राचीन काल है, दूसरा मध्यकालीन काल है, और तीसरा जो है आधुनिक काल है जिसमें हम लोग अभी जिंदा हैं। वो तो फैक्चुअल है बाबू। हेरोडोटस सब बताएंगे। अभी रुको ना, सिलेबस कर रहे हैं ना, सब जनक बताएंगे, है कि नहीं? कैसे भारत का खोज करेगा वास्को डिगामा, वास्को डिगामा के बारे में बाबू बताएंगे। अभी रुको ना, स्थिर हो। अभी सिंपल बता, इतिहास का मतलब क्या, पहले पूछ लिए सबसे, इसे पता चल जाए कि कहां तक है। बंद कीजिए कॉपी, चलिए आगे आइए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इतिहास को इतने 3 खंड में बांट दिया गया, तीनों खंड को हमको पढ़ना है। अब 3 खंड में पढ़ना क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आप हमको बता दीजिए। तो एक एक खंड का सिलेबस को क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। सबसे पहला खंड जो है वो क्या है? प्राचीन काल। उसी से शुरू करें, चलिए आइए। प्राचीन काल। प्राचीन काल जिसको कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट टाइम। आइए, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे, और हम जो है हर उस टॉपिक को पे ज्यादा नजर देंगे, ज्यादा फोकस करेंगे, आपको बता देंगे कि ये टॉपिक को एकदम गहराई से पढ़ो, क्योंकि प्रीलिम्स में ये काम करेगा। ये बोलते जाएंगे तो इससे क्या होगा? आपका प्रेम भी बढ़ता चल जाएगा उस टॉपिक से। नहीं, बता दूं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, उसमें क्यों हम आपका समय बर्बाद कर दें? पढ़िए, पढ़ेंगे बढ़िया से, लेकिन पता चल रहा है कि मौर्य काल से क्वेश्चन 100% रहता है। एक क्वेश्चन बौद्ध और जैन से एक क्वेश्चन रहना एकदम तय है, निश्चित है। तो मैं पहले आपको इशारा कर दूं, बाबू इसका हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना। इससे क्या होगा? आपका भी कंसंट्रेशन पावर हाई रहेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो रहेगा प्राचीन काल में, वो हम लोग जो शुरू करेंगे वो किससे शुरू करेंगे? हड़प्पा से। चलिए आइए हड़प्पा में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता या काल, जो भी कहें, हड़प्पा काल। लास्ट में आप फुटे क्लिक करते चल जाइएगा जब बताएंगे तो, ठीक है ना? और फिर कॉपी में लिख लीजिएगा। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता,
तीसरा, बौद्ध और जैन। पहले जैन आता है, बौद्ध जैन बोला जाता है, पहले जैन आए, वो सब बता दें, उसका टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। बौद्ध और जैन धर्म लिखा जाता है, यही कमाल है, लिखा जाता है जैन बाद में, लेकिन पढ़ा जाता है पहले, जैन पहले आए थे, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा? महाजनपद। महाजनपद काल। और इस काल में सुजीत सर, तीन महाजनपद जो था, जो सबसे मजबूत वाला महाजनपद था, जिसको कहते हैं मगध महाजनपद, वो अपने बिहार में था। क्लियर ना? गया, जहानाबाद और पटना, ये पूरा इलाका जो था, ये क्या था? मगध वाला इलाका था। एक इलाका वैशाली वाला इलाका था, भज्जी, और एक इलाका हमारा भागलपुर वाला था, जिसको अंग, है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताएंगे आपको, सब क्लियर करेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा, वो कौन रहेगा? मौर्य काल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक, मौर्य के बाद गुप्त काल। गुप्त काल के बाद एक टॉपिक और है, यहां लिख दे बाबू। और यहां वाला जो रहेगा, वो आपका क्या रहेगा? संगम काल। कोई दिक्कत? अब इसी में रहा कि जी सर, पीटी वाला पॉइंट में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? एक आध क्वेश्चन हड़प्पा से, बौद्ध जैन से, और महाजनपद से शायद कभी, लेकिन यहां नहीं, महाजनपद भी, महाजनपद भी, एक मौर्य और एक गुप्त। कंफर्म यहां से रहेगा क्वेश्चन। कहें तो सबके सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में संगम काल। ये रहा हमारा क्या चीज का? एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन काल का सिलेबस। अब इसके अंदर जाके पूरी कहानी आपको मुझे समझाना है। चाहे हड़प्पा का राजनीति क्या था, आर्थिक क्या था, सामाजिक क्या था, सांस्कृतिक क्या था, धार्मिक क्या था, सात शहर जो थे, सातों शहर कैसे डेवलप हुए, सातों शहर में कौन कौन से सामान बने, क्यों ये चर्चा का विषय बने, है ना। कैसे यहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, क्या यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता था, एवरीथिंग जो है उस सब चीजों में देखें। आप फोटो क्लिक कीजिए तेजी से, पिक ले लीजिए, बाकी को तो याद, ले लीजिए, लीजिए लीजिए, मेरा फोटो मत लेना। आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्राचीन के बाद मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में पहला अरबों का आक्रमण, पहला टॉपिक यहीं से, तुर्क और अरबों का आक्रमण दोनों। अरबों का आक्रमण। दूसरा टॉपिक, यहां पे यहां से करते हैं थोड़ा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत सुजीत सर। दिल्ली सल्तनत में अगर देखा जाए, तो यहां पे सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश
गुलाम के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और सुजीतसर लोदी वंश। कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। सबके अलग अलग वंश के संस्थापक हुए, वो अंदर चल के टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे बढ़िया से। क्या, क्योंकि पढ़ना तो सब है, छोड़ना कुछ है ही नहीं। तो इसमें पीटी का थोड़ी क्लास है, ये तो एनसीईआरटी का है, तो इसमें सारी चीज पढ़ना तो सारी चीज बताते चले जाएंगे। आइए, दिल्ली सल्तनत के बाद एक और सल्तनत हुआ आगे चल के, जिसका नाम क्या रखा गया? मुगल काल। मुगल काल। मुगल में पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, हुमायूं, तीसरा अकबर। लेकिन अकबर से पहले शेरशाह सूरी, शूरी वंश बीच में डाल देते हैं, ठीक है ना? शूरी वंश, शूरी वंश जो आपके सासाराम में है, अभी नहीं बोले सासाराम है मेरा घर, उनका सूरी वंश वही ना है, शेरशाह सूरी का मकबरा वही है ना? सूरी वंश। उसके बाद थोड़ा देर के लिए सूरवंश तक जो है मुगल काल थोड़ा सा अस्त सूरज होता है। उसके बाद यहां इसकी मृत्यु के बाद फिर से मुगल काल क्या हो जाता है? सूरज निकल जाता है। आगे चल के फिर कौन आ जाएंगे? अकबर। अकबर के बाद, अकबर के बाद जहांगीर, नाम सुने हैं? जहांगीर के बाद शाहजहां, और हल्का सा इसको जगह ने ऊपर कर देते हैं इसको, है ना? शाहजहां के बाद औरंगजेब। उसके बाद का टाइमिंग जो चल जाएगा उत्तर मुगल काल चल जाएगा, यानी कि मुगल का डूबने का समय। यह पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत हुआ। फोटो क्लिक कीजिए, यही सिलेबस है। जहां से सिलेबस मैच करवाना करवा लीजिएगा, आयोग के वेबसाइट से लेके कहीं भी। लेकिन एक बात बोले, रुको, फोटो मत क्लिक करो, एक सेकंड रुक जाओ, एक चीज छोड़ दिया हूं। तुगलक वंश में तीन राजा हुए। एक हुआ जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा हुआ एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। और तीसरा हुआ एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। तो जिस समय उत्तर भारत में एमबीटी की चल रही थी सत्ता, शासन मोहम्मद बिन तुगलक का, नीचे में यानी दक्षिण में एक और वंश का शासन चल रहा था, जिसका नाम था क्या? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। इसको छोड़ दिए थे, इसको भी हम स्टोर करेंगे। क्लियर है ना? अब यही से तुगलक वंश ऊपर चल रहा है और नीचे यहीं पे, यहां पे कलर थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि सुजी सर आप बताए थे। यहां पे विजयनगर, हरिहर और बुक्का के द्वारा जो स्थापना की गई थी, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। और दूसरा बहमनी साम्राज्य। बस हो गया, अब टोटल मैच कर जाएगा। ये छूट सकता था, जो सिलेबस आयोग का मिलवाते ना, तो ये वाला छूटने का चांस था, अब नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का? आइए नेक्स्ट। आधुनिक भारत।
आधुनिक भारत, असली खेल तो यहीं पे आएगा, ध्यान रखना, इसको बड़ी बारीकी से समझना आधुनिक भारत को। चलिए एक एक चीज को समझते हैं, कहां से शुरू करना और कहां पे अंत करना। एक सेकंड। आधुनिक भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन, स्टार्टिंग यहीं से। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल, तीसरा जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन, चौथा भू राजस्व बंदोबस्त, जिसके अंदर अस्थाई रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद एक्ट एक्ट उसमें पॉलिटी वाले सर से पढ़वा देंगे, हम ही बता देंगे, मुख्य रूप से वो बता देंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति, कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर? ये रहा आपका 1857 का पूरा सिलेबस। ये 1857 तक क्या है, 1947 तक जाना, अभी 100 साल का बचा हुआ सिलेबस है। हल्के में मत लिया करो, जितना जल्दी फोटो ले लिया करो।
क्या? सब धर्म पढ़ाएंगे? पहले क्लिक कीजिए ना, आइए फोटो लीजिए ना। हाँ, सब धर्म पढ़ाएंगे, कीजिए ना। सूफी और भक्ति। ऐसे करके लीजिए, ऐसे उल्टा ले रहे हैं। चलें, सिख धर्म की बात कर रहे थे, सिख धर्म की। ये भक्ति और सूफी में होगा, जो कि मध्यकालीन भारत में पढ़ाएंगे, जो छूट गया है। कोई बात नहीं है, बड़ा छोटा सा है, जिसमें मीराबाई की बात करेंगे, सूरदास की बात करेंगे, रैदास की बात करेंगे, है ना, गुरु नानक जी का बात करेंगे। काहे के लिए घबराते हैं? कमाल की बात है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे आपको। हमें इतना सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा मेहनत इतना करना है कि आप पास कर जाएं। हमको ज्ञानी नहीं बनाना। गलती बोल रहे हैं? हमको किसी भी हालत में आपका सिलेक्शन दिलवाना, प्रथम प्रयास में। पता चला इतना सारा खाने के लिए दे दिए, शरीर बढ़े या ना बढ़े, लोटा वाला स्थिति जरूर हो जाए। क्या वैसा करवा दूं मैं? शोभा आपको देगा? अरे ऐसा पढ़ाइए सुजीत सर कि पूरा शरीर में लगे, पूरा दिमाग में लगे, और रिजल्ट खट से निकल के आ जाए बाहर। क्या प्रीति, गलत बोल रहे हैं? नहीं ना, तुम तो कभी गलत नहीं है बोलोगी। आओ आगे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1857 के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारे पास में, वो क्या होगा? 1885 कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट 1885 कांग्रेस के बाद 1905 बंगाल विभाजन। और कुछ बोलेगी? कुछ भंग भंग यही हुआ ना बाबू? बंगाल विभाजन, बंग भंग या स्वदेशी, लिख ही देते हैं। तो नया नया लड़का जाके सिलेबस मिलाएगा, कहेगा अरे बाबा कहां स्वदेशी आंदोलन लिखे हैं, सुजी से झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? अब बंगाल विभाजन के साथ साथ में स्वदेशी आंदोलन, इसी को कहते हैं, या बंग भंग आंदोलन। करजन इस समय था वायसराय। कोई दिक्कत? 1905 के बाद सीधे कहां चलाते हैं? 1915। 1900 सीधे 15, इसके बीच में नहीं, बाकी सबको छोड़ दो। 1915 गांधी जी का आगमन, सुपरस्टार का आगमन। 1915 गांधी जी का आगमन। गांधी जी के आगमन के बाद सीधे 1916 लखनऊ अधिवेशन। 1917 चंपारण सत्याग्रह। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और एक और 1918 में खेरा सत्याग्रह। चलिए फोटो ले लीजिए। चलें आगे बढ़े, हटाएं इसको। नेक्स्ट खेरा के बाद सीधे पहुंचते हैं सुजीत सर 1919। जैसे 1919 पहुंचेंगे, 1919 में दो तीन घटनाएं हैं जो आपके काम का है। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत के बाद खिलाफत रोलेट एक्ट, स्टेप बाय स्टेप बाबू, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड।
कोई इशू, कोई दिक्कत? नेक्स्ट 1920 असहयोग आंदोलन, जो चौड़ी चौड़ा कांड के साथ जाकर समाप्त हो जाएगा। माथा पर से हाथ हटाइए। चलिए नेक्स्ट चलें। चौड़ी चौड़ा कांड के साथ में यह समाप्त हो जाता है 1922 में। कोई दिक्कत? 1922 के बाद 1920 22 तक वहां तक चलेगा। 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। थोड़ा सा वो पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद 1923 के बाद सीधे चल जाएंगे 1924, एचआरए की स्थापना। और 28 में एचएसआरए की स्थापना। एचआरए की स्थापना, एचआरए की स्थापना सचिन सन्याल के द्वारा। कहां पे? कानपुर में। क्लियर है? और एचएसआर ये कहां पे? दिल्ली में स्थापना होगा। जो किनके द्वारा होगा? चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। कोई दिक्कत? 24 के बाद ये चल रही क्या? 1924, 1925। 1925 में बताइए। काकोड़ी कांड भूल जाते हैं। काकोड़ी कांड, चलिए फोटो क्लिक कीजिए जल्दी। काकोड़ी चले। अच्छा आइए नेक्स्ट। काकोड़ी कांड के बाद 1926 में कुछ नहीं है। 1927 इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का आगमन। क्लियर है? 1927 साइमन कमीशन आगमन बंबई में। उसके बाद 28 एचएसआरए की स्थापना। एक और है 28 में घटनाएं। कौन सा? हां 1928 में दो घटनाएं हैं। एक है एचएसआरए और दूसरा क्या है? वारदोली सत्याग्रह। यहां पे कौन होंगे? वल्लभ भाई पटेल इतना अच्छा काम करेंगे बारदोली गुजरात में कि वहां की महिलाएं जो है इनको सरदार की उपाधि से नवाज देगी। क्लियर? एक घटना और है 28 में, अगर कहो तो मैं बोल दूं। नेहरू रिपोर्ट आ रहा है याद कुछ कुछ? इसे घबराइएगा ना, छूटेगा कुछ भी नहीं। हो सकता है एक आध बीच में छूट जाए, लेकिन छूटने वाला चांस नहीं है। यहां भले छूट जाए, पढ़ाने वक्त नहीं छूटेगा, इसलिए हो सकता है बीच में चल जाए। नेहरू रिपोर्ट, कोई दिक्कत? आता है घड़ी में टाइमिंग देखते, कैलेंडर में टाइमिंग आता 1929। क्या? लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस बार मांग होगी पूर्ण स्वराज। स्वराज की नहीं, आजादी नहीं, पूरी तरीके से आजादी चाहिए। 1929 ये जानना जरूरी है। क्या? लाहौर अधिवेशन। आपको पता 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कहा गया है नमक सत्याग्रह भी, दांडी यात्रा भी। दांडी से साबरमती से दांडी यात्रा, साबरमती से दांडी, दांडी से साबरमती नहीं, याद रखिएगा। चलिए फोटो लीजिए, क्लिक कीजिए जल्दी। 30 तक पहुंच गया, 12 साल अभी बचा हुआ है।
ले लिए, ले ली प्रीति, गुड। आगे बढ़ा। ये बीच में जो बैठे हुए हैं क्या नाम है इनका, सदानंद जी, हाँ आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं? हाँ बीच बीच वाले, हाँ शर्माते हैं या ऐसे हैं शुरू से? अच्छा नहीं, अच्छा ऐसे तो रहेंगे नहीं, 10 दिन के बाद ये भी खतरनाक आदमी हो जाएंगे। चलिए आगे चलें। सुजीत सर 1930 तक पहुंच चुके हैं। 1930 से लेकर 33 तक तो सब नए आंदोलन ही दौड़ते रहेगा, क्लियर है। उसके बाद 1935 का अधिनियम आएगा, उसको देखना जरूरी है क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में देश में पहली बार चुनाव होगा। 1935 के अधिनियम के तहत ही वायसराय का पद फिर से बदल के गवर्नर जनरल भी बन जाएगा। तो 1935 के अधिनियम को अच्छे से खंगालेंगे हम लोग। 1935 के अधिनियम, उसके बाद 1937 पहली बार चुनाव भारत में। 1937 पहली बार चुनाव। 37 के बाद सीधे चल जाते हैं 40 में, बीच में कहीं नहीं रोकना। और एक बार कहा जाएगा दिल्ली चलो, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। 40 के बाद अंतिम घटना का अंजाम दिया जाएगा, या तो देश आजाद या जिंदगी भर के लिए गुलाम। वर्धा अधिवेशन में होगा भारत छोड़ो आंदोलन पारित, यानी कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। और यहीं पे आप लोग इनक्रेडिबल छोड़ो और बीपार्ड को ज्वाइन करो। कितना दिन मेरे साथ पढ़ते रहोगे? जल्दी बीपार्ड में जाओ, क्योंकि आप लोग जब सिलेक्शन ले लीजिएगा, जब ऑफिसर बन जाएगा तो आपका ट्रेनिंग जो होगा वो गया बीपार्ड में होगा। वहीं जाने के लिए आप यहां आए हैं। जिनको वहां नहीं जाना है वो यहां ना आए, है ना। अब लास्ट टाइमिंग चल रहा है कि नहीं? 28 तक तो सबको वहां पे पहुंचा ही देंगे। जैसे से बीच में जिसका सीरीज 26 वाला होगा 26 में वहां जाएंगे, 27 वाला होगा। जैसे ग्रेजुएशन होते जाएगा वैसे आप लोग वहां बीपार्ड तक पहुंच जाइएगा। चलें, ये रहा हमारा आज का पूरा सिलेबस हिस्ट्री का। अब रहा नेक्स्ट स्टेप, फोटो लीजिए, पहले फोटो लीजिए तो बात करेंगे आपसे। इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा इस बात को, अच्छे से लिख लीजिएगा। आगे चले। अब आपको एक चीज बताता हूं, ये एनसीईआरटी का अपने संस्था का बुक है। ये बुक हर दिन आपको लेके आना और हर दिन पढ़ना। ये बड़ी खूबसूरत बुक है, सारा क्वेश्चन इसी से लड़ता है। ये आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन बाहर जितने भी लोग हैं इसका प्राइस है 200। बन के तैयार हो रहा है, ये तो पुराना है, अपडेट अभी बनकर तैयार हो रहा है, क्लियर है। वो आपको दे देंगे, वो आप रख लीजिएगा। चलिए आइए आगे चलें। कुछ और पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, आगे बढ़ जाए। कौन बोले आगे बढ़ने के लिए? आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, जो बोलेगा आगे बढ़ने।